सुना है मिड टर्म का सीजन आ गया है और फाइनली इंग्लिश की तैयारी करने का भी एक बढ़िया टाइम आपको मिल गया है। और बच्चे जब परेशान हो तो टीचर्स कैसे शांत रह सकते हैं। तो हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज अपनी इस मिड टर्म स्पेशल सीरीज में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम आज की इस वीडियो में ये सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे बिकॉज ये मिड टर्म सीरीज है, तो कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन इस क्लास में हम नहीं करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेशन के बीच बीच में बताती चलूंगी। और इन केस ऐसा होता है कि किसी बच्चे के एग्जाम में इन गिवन चैप्टर्स के अलावा कोई और चैप्टर आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। उसके लिए भी हम कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं वो है द फन दे हैड का। बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है। देखा गया है कि बहुत बार मिड टर्म्स में, फाइनल एग्जाम में टीचर्स को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद आता है। और आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग योर पेपर हियर, ये आपके रिविजन के लिए है। तो इनकेस आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो एक फाइनल टच आपके रिवीजन को देने के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि हमें अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, आप एटलीस्ट ये 35 क्वेश्चंस करके जाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर लिटरेचर पार्ट। ग्रामर में कैसे करना है, राइटिंग सेक्शन में कैसे करना है, वो भी मैं आपको सेशन के बीच में बताती चलूंगी। नाउ क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, गिव 3 रीजंस। आपसे पूछा गया है कि भाई मार्जी को अपने स्कूल से नफरत क्यों थी, आपको उसके लिए 3 रीजंस देने हैं। अब आपको अच्छे से पता है, मार्जी हो चाहे आप हो, स्कूल से तो खैर किसी को प्यार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मार्जी का स्कूल वॉज वेरी डिफरेंट। एंड जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ मार्जी का स्कूल कैसे डिफरेंट था। आपको अच्छे से पता है, पॉज कर लो और कमेंट करो फटाफट से। अब जब इसका आंसर हम लिख रहे हैं तो भले ही आपको यहाँ पर आप देख रहे होगे कि पॉइंटर में आंसर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में हमें पूरा एक पैराग्राफ में इसका आंसर लिखना है। लेकिन मैंने आपके लिए इसे पॉइंटर में प्रेजेंट किया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए टू प्रिपेयर इट। तो मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज, अब क्योंकि ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं देना है अपने आंसर को, सिर्फ 40 to 50 वर्ड्स। मैं कहती हूँ कि चलो क्लास 9th में एक स्कूल टीचर की अपनी इच्छा होती है कि वो किस तरह से मार्किंग रख रहे हैं, किस तरह से वर्ड लिमिट रख रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 60 वर्ड्स तक ये जाएगा। उससे ज्यादा बड़ा कोई शॉर्ट आंसर टाइप नहीं होता है, फिर वो लॉन्ग आंसर टाइप की कैटेगरी में जाने लगता है। तो आप सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज रीजंस क्या थे। रीजंस वर The mechanical teacher kept giving her tests in geography where she performed poorly. अच्छे से पता है आपको कि भाई मैकेनिकल टीचर थे उनके, हमारे जैसे जो प्रॉपर बिल्डिंग वाले स्कूल्स होते हैं ऐसा नहीं था। ये एक फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट पर बात करता है पूरा का पूरा चैप्टर। सो द मैकेनिकल टीचर, ये याद रखना है आपको, मैकेनिकल टीचर जो है वो बार बार ज्योग्राफी का उससे टेस्ट लेते रहते थे जिसमें उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। शी परफॉर्म्ड पुअरली, जिसको लेकर मदर वॉज वरिड, और ये सब जो है उसका कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ा रहा था। Then she had to put the homework and exam papers into the mechanical teacher's slot in punch code, which she considered boring. अब एक फिक्स्ड टाइमिंग पर मार्जी को क्या करना पड़ता था, अपना होमवर्क, अपना टेस्ट, ऑलमोस्ट जितने भी असाइनमेंट सब कुछ मिलते थे, वो एक दूसरी तरह की लैंग्वेज में पंच कोड में उस मैकेनिकल टीचर के स्लॉट में अपडेट करना होता था, स्लिप इन करना होता था, जो मार्जी को बहुत ही बोरिंग लगता था। देयर वॉज नो इंटरैक्शन, नो ह्यूमन इंटरैक्शन एट ऑल। And the third one is she found the old-fashioned school system. अब जैसे ही टॉमी मार्जी के सामने उस एक बुक को प्रेजेंट करते हैं तो immediately मार्जी started comparing her current school with the traditional school, जिसके बारे में टॉमी ने उसे बताया। So old-fashioned की जगह पर if you want to write तो आप लिख सकते हो conventional school। कन्वेंशनल स्कूल, ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, नहीं यूज करना है ये आप लिख सकते हो ट्रेडिशनल स्कूल। ट्रेडिशनल स्कूल ये भी आपके लिए एक अच्छा वर्ड हो सकता है टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उसको ना ये वाले स्कूल यानी कि करंट, जैसे हमारी स्कूल बिल्डिंग्स होती है जहां पर देयर आर ह्यूमन टीचर्स, ये सब बातें ज्यादा अपील कर रही थी, उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी। जहां पर बच्चे जो हैं साथ में मिलकर पढ़ते हैं उनके ह्यूमन टीचर्स थे। और यहाँ अगर अभी हम मार्जी की बात करें तो उसका तो स्कूल उसके बेडरूम के साइड में ही था,
कहीं अलग से नहीं जाना है, देयर वाज अ मैकेनिकल टीचर, बस उसी के थ्रू पढ़ना है, एक फिक्स्ड टाइम टेबल था, दैट्स इट। तो ये कंपैरेटिवली बोरिंग था, इसीलिए मार्जी हेटेड। अब यहां आपको ऐसा पॉइंटर में आंसर नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिविजन के लिए, आप इसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करोगे, ठीक है। और ये एक अच्छा तरीका भी होता है जब आप रिविजन कर रहे हो एंड यू वांट टू लर्न अ क्वेश्चन और एन आंसर ऑब्वियसली, तो वहां पर आप अपने पॉइंटर्स को प्रेजेंट कर सकते हो, इससे आपको जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्कूल सिस्टम ऑफ मार्जीज टाइम विद द ओल्ड स्कूल सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है कि आपको बोला जाता है कि मार्जी के स्कूल का जो अभी करंट सिनारियो था, आपको उसको कंपेयर करना है ट्रेडिशनल स्कूलिंग मेथड से, और अपने जो है पॉइंटर्स लिखने हैं, एंड देन आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर है एंड क्यों, रीजन के साथ आपको बताना है। तो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल तरह से आप लिख सकते हो, मार्जी स्कूल सिस्टम हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी के स्कूल में कैसे टीचर्स थे? मैकेनिकल टीचर्स। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ कीवर्ड क्या है, यहाँ पर कैच क्या है, आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। मैकेनिकल टीचर्स, कन्वेंशनल लर्निंग, नहीं लिखना कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल लर्निंग, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रोबोट टीचर्स, इंडिविजुअल लर्निंग एट होम। अब यहाँ करंट सिनारियो में मार्जी कैसे पढ़ रही थी? मैकेनिकल टीचर्स के साथ, घर पर इंडिविजुअली उन्हें पढ़ाया जा रहा था, सारा कंप्यूटर बेस्ड लेसन था, और जैसे ही वो टेस्ट सबमिट करती थी इंस्टेंट इवैल्यूएशन भी हो जाता था। सो ये था हमारा मार्जी का करंट सिनारियो इन द ईयर 2157, राइट। द ओल्ड स्कूल सिस्टम हैड ह्यूमन टीचर्स। पुराने स्कूल में क्या था? वहां पर ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रहे थे, ग्रुप लर्निंग होती थी, सभी बच्चे स्कूल बिल्डिंग में एंटर करते थे, वहां पर आपस में बातें भी करते थे, फन भी होता था एंड पढ़ाई भी होती थी। फिजिकल बुक्स होते थे, फिजिकल स्कूल्स होते थे, सोशल इंटरैक्शन होता था, आपस में बातचीत होती थी, एंड द ओल्ड सिस्टम सीम्स बेटर। अब आपसे ओपिनियन पूछा है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस ओल्ड स्कूल है तो आप ये लिखोगे कि भाई जो ओल्ड स्कूल सिस्टम था वो ज्यादा बेटर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रमोट कर रहा है? बच्चों में सोशल स्किल्स। अब सोचो यहाँ पर मार्जी को तो शायद ढंग से इंटरैक्ट करना भी नहीं आता होगा किसी से, अगर वो सिर्फ मैकेनिकल टीचर के भरोसे ही पढ़ती होगी। बच्चों में इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, साथ में वो लोग पढ़ते हैं तो एक पीयर ग्रुप के साथ पढ़ना, यूनिटी, ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस वो सीखते हैं। एंड ह्यूमन टच इन एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन में व्हाई डू यू नीड अ ह्यूमन, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो स्कूल से ही मिलता है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब, आप बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ, होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, कि भाई पूरा बच्चे को सिर्फ मार्क्स तो नहीं लाने, सिर्फ मार्क्स लाना ही एक फाइनल गोल नहीं होता है, ओवरऑल लेवल पर डेवलपमेंट बच्चे का चाहिए। तो ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल स्कूल्स हैं, दे आर कंपैरेटिवली बेटर। लेकिन अगर किसी बच्चे का मन है कि नहीं ये जो मैकेनिकल लर्निंग है ये बेटर है, तो मुझे नहीं लगता लिटरेचर में हमें किसी को रोकना चाहिए। इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दैट, यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट, दैट्स इट। अगर आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है तो आपका मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। सो अभी का की टेक अवे, जो लर्निंग, जो मैंने आपको बात बोली कि मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें बताती चलूंगी, वो यही है कि लिटरेचर के आंसर्स में आपको ना अपने पॉइंट को प्रूव करना होगा। प्रूव योर पॉइंट, लेकिन कहां से उठाओगे ये पॉइंट? ये प्रूफ कहां से देना है? चैप्टर से, ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ऑब्वियसली अब यहाँ मार्जी वाले चैप्टर में आप किसी और चैप्टर का रेफरेंस तो नहीं दोगे फॉर श्योर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What kind of teachers and schools existed in the past according to the book that Tommy found? किस तरह के स्कूल्स एंड किस तरह के टीचर्स एग्जिस्ट करते थे? ये कहां से मिला? ये पूछ रहे हैं आपको कि टॉमी को जो बुक मिली थी उसके हिसाब से कैसे स्कूल और कैसे टीचर्स होते थे। तो ये वही रिपीटेड आइडिया है, बहुत आराम से आंसर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द बुक, इन द पास्ट देयर वर ह्यूमन टीचर्स, जो स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज, एक ही एज ग्रुप के बच्चे सेम चीज सीखते थे। टीचर्स वर लिविंग पीपल, टीचर्स ये रोबोट टीचर नहीं होते थे, वो इंसान होते थे, एंड दे वर नॉट मशीन्स। और वो क्वेश्चंस के आंसर भी करते थे, कॉन्सेप्ट भी समझाते थे, बच्चों से इंटरैक्ट भी करते थे इन अ मोर पर्सनल वे, ठीक है। एक बहुत ही ऐसा बॉट लैंग्वेज नहीं आता था, रोबोटिक लैंग्वेज नहीं मिलती थी, बहुत ही पर्सनल ह्यूमन इंटरैक्शन होता था। बहुत इजी सा चैप्टर है एंड आई नो दैट यू कैन डू इट। आपको इसमें क्या करना है, यू विल हैव टू नो अबाउट टेलीबुक, ठीक है। टेलीबुक के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे कि क्या है, डेफिनेशन आप कर लेना। एंड अगर मैं एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो उसके लिए एक बार आप जरूर से, ये तो मैं हर चैप्टर के लिए बोलूंगी, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ,
हर चैप्टर का एक एक बार रीडिंग जरूर लगाना। मुझे लगता है अगर एक चैप्टर में भी बैठोगे तो मुश्किल से 10-15 मिनट आपको लगेंगे जस्ट टू रीड इट, ठीक है। इससे आपको बस इतना आइडिया रहेगा कि कहाँ पर कौन सा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए। क्लियर? सो टेलीबुक पर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, देन यू विल ऑल्सो रीड अबाउट कैरेक्टर स्केच। ये तो सभी का करना है, कैरेक्टर स्केच, ठीक है। देन थीम, ये बिना करे तो जाना ही नहीं है, ये करना ही करना है। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एवलिन ग्लीनी ओवरकम हर हियरिंग डिसेबिलिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन? एवलिन ग्लीनी ने कैसे अपनी हियरिंग डिसेबिलिटी को ओवरकम किया, कैसे उस पर जीत पाई ताकि वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन सके? क्या ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है? अब आप ये मत सोचना कि एवलिन ग्लीनी और बिस्मिल्लाह खान द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर से हमें इनके पूरे लाइफ की ऐसे टाइमलाइन आएगी या हमें ईयर याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू लर्न द वर्ड्स जो इनके डेडिकेशन को, इनके स्ट्रगल को दिखाते हैं, दैट्स इट। सो अगर इस आंसर को मैं पॉइंटर्स में प्रोवाइड करूं, सो एवलिन ग्लीनी ओवरकेम हर हियरिंग डिसेबिलिटी बाय लर्निंग टू फील म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस इन हर बॉडी। पहला तो भाई उन्होंने वाइब्रेशंस के थ्रू म्यूजिक को लर्न करना सीखा, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करना सीखा कि भैया अलग अलग तरह से वो साउंड को कैसे सेंस करें। एंड देन रॉन फोर्ब्स, वो उनके बहुत अच्छे मेंटोर थे, ही वॉज अ परक्यूशनिस्ट, राइट? परक्यूशनिस्ट वर्ड की स्पेलिंग जरा मुझे कमेंट में लिखकर बताओ जरा क्या होती है। रॉन फोर्ब्स के साथ काम करना उनको बहुत हेल्प करा। उसके बाद ग्लीनी का जो ना एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की हैबिट थी उसने उन्हें बहुत हेल्प की, मतलब उन्होंने अपनी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी। शी परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि देखो डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरी एबिलिटी डिफाइन करेगी, है ना। जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, शी हैड अ हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि एवलिन ग्लीनी की वो आइडेंटिटी बन गई है। ओके तो आप इस पर पूरा अपना आंसर ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू विल नॉट राइट इन पॉइंट्स, यू विल कंबाइन इट इनटू अ पैराग्राफ। Describe बिस्मिल्लाह खान जर्नी फ्रॉम अ यंग बॉय टू बिकम अ renowned शहनाई प्लेयर। अब आपको बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में बताना है तो आप पूरा उनका एक क्विक समराइज्ड वर्जन यहाँ पर दे दोगे। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप है। तो बिस्मिल्लाह खान की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? ही वॉज अ सिंपल बॉय, शहनाई प्लेयर वो बने जरूर, लेकिन कहाँ से शुरू हुई उनकी लाइफ? उनकी लाइफ शुरू हुई डुमराव बिहार से। तो अब हम डायरेक्टली नहीं आंसर पर आ रहे हैं, हमें पता है कि हमें बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में लिखना है एंड ही वॉज अ लेजेंडरी पर्सनैलिटी। तो हमने क्या किया, पहला लाइन जो है अपना उसको थोड़ा सा बेस बनाने के लिए प्रेजेंट किया। बिस्मिल्लाह खान जर्नी फ्रॉम अ सिंपल बॉय टू अ वर्ल्ड फेमस शहनाई प्लेयर इज ट्रूली इंस्पायरिंग। कि उनकी जो जर्नी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। ये हमने कहां से उठाया? क्वेश्चन से उठाया, क्योंकि हमें पहचानना है कि हमारे क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। हमारे क्वेश्चन में कीवर्ड है जर्नी, तो हमें पता है कि जर्नी पर बात करनी है। जर्नी कहां से कहां तक? एक यंग बॉय से एक रिनाउंड शहनाई प्लेयर तक, विच वॉज इंस्पायरिंग। आपने अपना फंडामेंटल वहां से रेडी कर लिया, बेस रेडी कर लिया। नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट हिज ग्रोथ, हिज फैमिली बैकग्राउंड, वो सब कुछ लिखोगे। तो डुमराव से थे, ही वॉज सराउंडेड बाय म्यूजिक फ्रॉम चाइल्डहुड, सारे रिलेटिव्स उनके म्यूजिशियंस ही थे मेजोरिटी। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेटर्नल अंकल अली बख्श। अली बख्श का बहुत बड़ा रोल था उनकी ग्रोथ में। Who played the शहनाई in the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस? कहाँ पे वो अपना शहनाई प्ले करते थे? विष्णु टेम्पल बनारस में। यंग बिस्मिल्लाह ऑफन सैट बिसाइड हिम, और यंग बिस्मिल्लाह इन्हीं से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, फैसिनेट हुए। वो अली बख्श को शहनाई प्ले करते हुए सुनते थे और उनके साथ ही घंटों तक प्रैक्टिस भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनका डेडिकेशन, उनका लव फॉर द शहनाई, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनका मेजर टाइम जो है वो कहाँ बीतने लगा? गंगा घाट पर, वहां के टेम्पल्स में, वेयर ही परफेक्टेड हिज स्किल, जहां पर वो उस सूदिंग एनवायरनमेंट में इम्प्रोवाइज करते थे और नए नए राग्स इन्वेंट करते थे। तो सो यू विल राइट अबाउट ऑल ऑफ इट। नाउ ग्रेजुअली हिज टैलेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड, धीरे धीरे लोग उन्हें जानने लगे। एंड ही परफॉर्म्ड ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर परफॉर्म किया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ओकेजन है? इंडिया का इंडिपेंडेंस। ओके सो लाइक द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इन 1947, he greeted the nation with his शहनाई, अपनी शहनाई से उन्होंने नेशन को ग्रीट किया, उनको विश किया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। he became the face of the शहनाई वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी। सिर्फ इंडिया में नहीं फेमस थे,
बाहर की दुनिया में भी लोग उन्हें जानने लगे थे, मतलब बाहर, इंडिया से बाहर उन्हें जानने लगे थे। Thus, through hard work, devotion and simplicity, बिस्मिल्लाह खान rose to be a legend of Indian classical music। अब देखो ये लास्ट लाइन एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, तो आपको अपने लॉन्ग आंसर्स में क्या देना है? यू विल हैव टू गिव एन इंट्रो, मेन कंटेंट ऑब्वियसली, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द एंड आप कंक्लूजन दोगे, और बहुत ज्यादा वर्ड्स का नहीं देना है। देखो एक एक लाइन हमने दोनों जगह रखी है, इंट्रो में भी एंड कंक्लूजन में भी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why did Kezia avoid her father? What changed her opinion about him? Kezia अपने फादर को अवॉइड क्यों करती थी? अच्छे से पता है आपको क्यों करती थी, बिकॉज शी वॉज स्केयर ऑफ हर फादर। वाई? बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट। बट उसका ओपिनियन कैसे चेंज हुआ और एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो आपको वो सारा इंसिडेंट बताना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया तो फिर आपको अपने वर्ड्स को थोड़ा सा कम करना होगा। सो कीजिया अवॉइडेड हर फादर बिकॉज शी वाज स्कैर्ड ऑफ हिज स्ट्रिक्ट नेचर, बिग हैंड्स, लाउड वॉइस एंड कमांडिंग प्रेजेंस। कमांडिंग प्रेजेंस मतलब जब कोई बहुत ही बड़ा अथॉरिटेटिव फिगर होता है जो हर जगह ऑर्डर देता है, स्ट्रिक्ट रहता है। हो गया, पहले पार्ट का आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया। क्या इधर हमने इंट्रो दिया? नहीं दिया, बिकॉज ये शॉर्ट आंसर टाइप है। अब ओपिनियन चेंज हुआ एग्जैक्टली कैसे और कब? So her opinion changed when her father comforted her during her nightmare। जब कीजिया को वो बुरा सपना आता है तो वहां पर उसके फादर उसे कंफर्ट देते हैं, बस वहां उधर कीजिया का ओपिनियन चेंज हो जाता है। उसको बड़े प्यार से अपने रूम में ले जाते हैं और फिर वहां कीजिया को रियलाइज होता है कि बेचारे मेरे फादर कितनी मेहनत करते हैं दिन भर, वो थक जाते हैं, इसीलिए शायद वर्ड्स में अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जब मुझे नीड थी मेरे फादर की, व्हेन आई वाज स्कैर्ड, ही वाज देयर, ही प्रोवाइडेड मी दैट कंफर्ट। तो ये बात कीजिया को पता चल गई। सो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या दिखाता है? उसके फादर का केयरिंग साइड बीनीथ द स्टर्न एक्सटीरियर। स्टर्न इज स्ट्रिक्ट। ये बाहर से दिखने में, एक्सटीरियर यहाँ पर क्या हाईलाइट कर रहे हैं? ये बाहर से दिखने में एक्शंस के थ्रू वो बड़े ही स्ट्रिक्ट लग रहे हो, लेकिन ही वॉज वेरी केयरिंग, है ना। एकदम कौन सी मूवी है वो, दंगल के महावीर फोगाट वाले पूरा वाइब यहाँ पर कीजिया के फादर ने दिया। अब एग्जाम में ये मत लिख कर आ जाना प्लीज, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको समझा रही हूँ, कहीं पता चला आप ये भी आंसर में लिख रहे हो फिर उसको लिटरेरी डिवाइस के थ्रू प्रेजेंट भी कर रहे हो कि सिमिली है, ये कंपैरिजन हुआ है यूजिंग लाइक एंड एज। नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। चलो, व्हाट डिड कीजिया's grandmother ask her to make for her father's birthday? क्या बनाने बोला था ग्रैंडमदर ने? क्या ब्रिलियंट आइडिया दिया था कि क्या गिफ्ट करो? इट वॉज अ पिन कुशन। वेरी गुड। पर गलती क्या हो गई बेचारी से? उसने अपने फादर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को टियर करके स्टफ कर दिया उस पिन कुशन में, एंड दैट टू अननोइंगली, मिस्टेकनली। तो ये वर्ड्स आप जरूर लिखना। सो कीजिया's grandmother asked her to make a pin cushion, लिख दिया, यही है, for her father's birthday present, done। अब गलती क्या हो गई? The mistake she made was tearing up her father's important speech। और ये important speech कौन सी थी? That he had written for the port authority। उसको क्या करना था? उसमें स्टफ करना था, क्योंकि उसके पास कोई और स्क्रैप आसपास अवेलेबल नहीं था। उसे बेड के साइड में टेबल पर कुछ वेस्ट पेपर्स दिख रहे थे, उसने उनका यूज कर लिया। सो ये सब कुछ हुआ है अननोइंगली, ठीक है। तो यहां पर आप इस वर्ड को अपलोड कर दो, बोल रही हूँ, यहां पर आप इस वर्ड को ऐड कर दो। सो द मिस्टेक शी मेड अननोइंगली, यहां पर आप लिख दो, क्योंकि ये जरूरी है लिखना, है ना। जानबूझकर तो बच्ची ने कुछ भी नहीं किया था। मिस्टेकनली ये भी लिख सकते हो, गलती से। क्लियर? चल, द चैप्टर द लिटिल गर्ल एंड्स ऑन द फॉलोइंग नोट। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और इसीलिए ये छोटे छोटे चैप्टर्स ना आपको बर्डन लगता है पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने में, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड एटलीस्ट फॉर वंस। एक बार तो पढ़ सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन है। The chapter the little girl ends on the following note। Chapter इस note पर end होता है। What's the matter? Asked her father। Another dream? Oh, said the little girl, my head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got, father dear। Now यहाँ पर chapter end हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था, ये भी कुछ बोली थी कीजिया, तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चैप्टर से। अब आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं कि जो ये एंडिंग हुई है ना, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल कनेक्शन। क्यों बतानी है इंपॉर्टेंस इसकी? किस हिसाब से बतानी है? इमोशनल कनेक्शन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द फादर एंड द लिटिल गर्ल, इसको बेस रखकर कि भाई शुरू में इनिशियली वी वर शोन
that Kezia was extremely scared of her father. Father was equally strict. दोनों हमें पता चला. लेकिन towards the end of the chapter, we saw a transformation in Kezia's thought, Kezia's feelings towards her father. कैसे पता चला हमें? जिस तरह से father behaved and he comforted her when she had a nightmare. ये सब बातें आप यहाँ पर लिखोगे. और इस एंडिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि जब कीजिया ने अपनी ये मन की बात वहां पर बोली तो हमें भी पता चला कि ओके, उसके माइंड में चेंज आया है, उसके हार्ट में चेंज आया है. नाउ शी थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट हर फादर. अब वो अपने फादर को मिस्टर मैकडोनल्ड से कंपेयर नहीं करती है. उसको नहीं लगता है कि उसके फादर वाज नॉट अ गुड वन, ऐसा वो नहीं सोचती है. ठीक है, तो आप ये सारी बातें लिखोगे. मिस्टर मैकडोनल्ड तो याद है ना, मैकडोनल्ड के बर्गर की बात नहीं कर रही हूँ. मिस्टर मैकडोनल्ड, इफ यू रिमेंबर हिम, तो उस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है. तो मेक श्योर कि आप उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़कर जाओ. चलो, so in the chapter The Little Girl by Catherine Mansfield, she is the author, the ending highlights the transformation. ये जो एंडिंग है ना, ये यही चेंज दिखा रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव. ठीक है, क्या किसमें बदलाव दिखा रहा है? इन द रिलेशनशिप बिटवीन कीजिया एंड फादर. हमें कैसे पता चला कि कीजिया का मन बदल गया है? वो हमें इन लाइन से पता चला कि अच्छा, कीजिया अब ये सोच रही है. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है एंडिंग. अर्लियर, शुरू में क्या हुआ था? इनिशियली शी फियर्ड हिम, उसे डर लगता था. उसको अपने फादर उसको बहुत हार्श एंड अनलविंग लगते थे, स्ट्रिक्ट लगते थे. हाउएवर, लेकिन जब ग्रैंडमदर वाज नॉट अवेलेबल, हर मदर वाज नॉट एट होम, शी हैड अ नाइटमेयर. उसे एक बुरा सपना आता है अबाउट अ बुचर हु इज कैरिंग अ रोप एंड अ नाइफ. रिमेंबर, तो बस वहां पर शी नीडेड समवन टू कंफर्ट हर. तो कौन आए? फादर आए. दिस मोमेंट मेड कीजिया रियलाइज दैट हर फादर टू हैड अ बिग हार्ट. इस मोमेंट पर कीजिया को समझ में आया कि नहीं यार, पापा भी बहुत अच्छे हैं, इज फुल ऑफ लव एंड केयर. दो ही एक्सप्रेस्ड इट इन अ स्ट्रिक्ट मैनर. वो प्यार से नहीं जता पाते हैं अपना लव, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ही केयर्स फॉर हर. The ending shows the emotional bond developing between them and conveys the idea. और क्या आइडिया एक्सप्रेस करता है ये एंडिंग? कि भाई लव इज नॉट ऑलवेज शोन थ्रू वर्ड्स. कई बार एक्शन से भी आप अपना प्यार जो है एक्सप्रेस कर सकते हो. इट ब्यूटिफुली कंक्लूड्स देयर जर्नी फ्रॉम फियर टू अफेक्शन. शुरू में डर था, फिर अफेक्शन, अफेक्शन यानी लव. क्लियर है? तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे. इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ही बता दो. चलो, फिर भी नहीं किया है मान लो, तो आपके पास वन शॉट्स है ना पूरे पड़े हुए, आप जाकर उन्हें देखो. आपके पास उसमें पूरा चैप्टर का रिकॉल है, पूरे चैप्टर की स्टोरी टेलिंग है, थीम कराए हुए हैं, कैरेक्टर स्केच कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां भी है. तो कंटेंट की कमी नहीं है तुम्हारे पास. गो एंड वॉच. और फिर ये तो है ही फाइनल रिविजन के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई? आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉअर को क्या बोलते थे? आपको पता है, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. अच्छे से पता है, लेकिन एक वर्ड से तो या एक फ्रेज से तो काम नहीं चलेगा. you'll have to explain it. तो बस आप यहाँ पर पूरा elaborate कर दोगे कि Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics because he was secretly developing his own ideas. क्योंकि वो धीरे धीरे अपने खुद के आइडियाज डेवलप कर रहे थे. ऑल्दो वो किसी और के यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ही वॉज वर्किंग ऑन हिज ओन आइडियाज. ओके, सो उन्होंने अपने उस ऑफिस ड्रॉर को क्या नाम बोल दिया? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. की ये छोटी सी ड्रॉर भी एक ऑफिस ही है जहां पर मैं अपने थियोरेटिकल फिजिक्स पर काम कर रहा हूं. ही वुड वर्क ऑन हिज साइंटिफिक थ्योरीज एंड स्टोर हिज रिसर्च इन हिज डेस्क ड्रॉर. वो वहीं पर अपनी रिसर्च को संभाल कर रखते थे. यहां से अब मेरे दिमाग में आपको ये आया है कि भाई अब सिर्फ लिटरेचर से तो काम नहीं चलेगा ना, ग्रामर में भी आपको थोड़ी सी रिविजन करनी पड़ेगी. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक वीडियो लिंक मिलेगा, वो आपको देखना है. उसमें पूरा वन शॉट ग्रामर का अवेलेबल है, जिसमें ऑब्वियसली हर बच्चे का सेम सिलेबस नहीं होगा ग्रामर का, लेकिन जितना भी आपका सिलेबस होता है उसका हर पोर्शन आपको उसमें मिलेगा. चाहे टेंसेस हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो. आपको वीडियो देखकर जानी, आपकी प्रिपरेशन को एक एज मिल जाएगा. बढ़िया 10 मार्क्स की ग्रामर आती है, वहां से कवर हो जाएगा. तो ग्रामर आपकी यहां से प्रिपेयर हो जाएगी. और इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह के क्वेश्चन में, आप कमेंट में लिख दो कि मैम मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए. मैम है, डेफिनेटली विद एक्सप्लेनेशन में आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी. ओके, तो ये काम आपको करना है. मैंने आपको बता दिया है, ये बीच में मुझे याद आ गया कि चलो बता दिया जाए. थोड़ा सा आपको अपने एंड पर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ स्पून फीड से तो काम नहीं चलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Describe the narrator's reaction when he saw the snake and what does this reveal about his character?
अब स्नेक एंड द मिरर पर अगर मैं आ जाऊं तो आपको यहां से क्या पूछा गया है, देखो कि नरेटर का रिएक्शन बताना है जब उन्होंने स्नेक को देखा। तो स्नेक देखकर कोई खुश तो होगा नहीं, तो आप पहले रिएक्शन की बात करोगे और फिर उनके कैरेक्टर के बारे में यहां से हमें क्या पता चलता है। तो रिएक्शन के बारे में तुरंत लिख दोगे कि व्हेन द नरेटर सॉ द स्नेक ही सैट स्टिल लाइक अ स्टोन स्टैचू। वो कैसे बैठ जाते हैं, एकदम स्टोन स्टैचू के जैसे, बिकॉज अगर वो मूव करते तो सबसे पहले तो देखो आउट ऑफ फियर वो एकदम स्टिल एंड रिजिड होकर बैठ गए। दूसरा, अगर थोड़ी भी मूवमेंट होती तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। सो ही वॉज नीदर ब्रीदिंग नॉर मूविंग, ना सांस ले रहे थे ना मूव कर रहे थे, एकदम पैरालाइज्ड विद फियर, मतलब हिल ही नहीं रहे थे डर के मारे। लेकिन उन्होंने खुद को काम रखने की कोशिश की। सोचो अगर इस सिचुएशन में आप होते, मैं होती, तो भैया मैं तो भाग जाती, वापस ही नहीं आती कभी उस जगह पर। हालांकि टुवर्ड्स द एंड उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उस मोमेंट पर आई वुड हैव एकदम ऐसा शाउटेड कि भैया क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन लुक एट दिस पर्सन, ही वाज सो काम। सो दिस रिवील्स दैट ही वाज अ प्रैक्टिकल पर्सन हु अंडरस्टूड दैट, जिसे समझ में आ गया कि अगर तुरंत मूव किया तो भैया वो स्नेक को प्रोवोक कर सकता है, शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड इवन इन एक्सट्रीम फियर। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हमें लगता है कि अच्छा नहीं, ठीक है, थ्रू आउट आपको लगा that the person is full of arrogance, not exactly that frustration or anger, but then he was filled with pride। थोड़ा सा घमंड तो था उन्हें अपने फिजिकल अपीयरेंस पर, ओके लेकिन इस मोमेंट पर हाँ हम बोल सकते हैं कि he was comparatively calm, शांत थे थोड़ा सा। How does the narrator's encounter with the snake change his perspective on life? अब ये चैप्टर थोड़ा सा ह्यूमरस तो है, लेकिन जब स्नेक और नरेटर का एनकाउंटर होता है, उनकी सडन मीटिंग होती है, तो कैसे नरेटर का पर्सपेक्टिव बदल जाता है लाइफ को लेकर, इस पर हमें बात करनी है। और एग्जैक्टली ये स्टोरी क्या मैसेज कन्वे करती है ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि थ्रू आउट हमने देखा दैट द नरेटर वाज थिंकिंग अबाउट हिज ओन ब्यूटी, ही वाज प्लानिंग टू ग्रूम हिमसेल्फ, चेंज हिमसेल्फ, कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्नेक एनकाउंटर ने ना नरेटर को उसके प्राइड और एरोगेंस के बारे में रियलाइज करवा दिया। वैनिटी इज प्राइड, हमेशा वो क्या करता रहता था। और इस पूरे इंसिडेंट जब हमने ये चैप्टर को पढ़ा तो पूरा टाइम वो क्या कर रहे थे, he had been admiring himself in the mirror। एक मिरर लेकर वो खुद को बस एडमायर कर रहे थे, he was admiring his own beauty, thinking about improving his appearance, और अपने अंदर और चेंजेस लाने के लिए वो सोच रहे थे। and finding a rich wife, एक रिच वाइफ भी मेरी होनी चाहिए। The snake's presence made him confront his mortality। स्नेक सामने आया तो पता चल गया कि भाई लाइफ में ह्यूमन इज not immortal, I mean of course humans are mortal, कंफ्यूज मत होना, humans are mortal, कि इंसान जो है ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं है अर्थ पर, है ना, परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो सकते हैं ह्यूमंस, टेम्पररी होती है हमारी लाइफ भी, आज है कल नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई किसको, नरेटर को, कि भाई मैं एक मॉर्टल बीइंग हूं, मैं इतनी चीजें सोच रहा हूं, इतना कुछ सोच रहा हूं, और देखो सामने मेरे सांप आ गया, अभी मैं थोड़ा सा मूव कर जाऊं बस वो सारी सोच जो है वहीं की वहीं रह जाएगी, हो सकता है मैं बिल्कुल सर्वाइव ही ना कर पाऊं। तो उसे अपनी मीनिंगलेसनेस का यहाँ पर पता चलता है कि मेरे ये जो सुपरफिशियल कंसर्न्स हैं कि मैं अपने आप को और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने की सोच रहा हूँ, ये सब सुपरफिशियल है। The story conveys that we should not be vain or materialistic and that life is fragile and unpredictable। तो स्टोरी यही कन्वे करती है कि आप इतनी प्लानिंग करते हो, इतनी प्लानिंग करते हो, इतनी प्लानिंग करते हो, व्हाट इफ आपके सामने किसी दिन सांप आ जाए एंड एवरीथिंग एंड्स देयर। ऑफ कोर्स नॉट, द चैप्टर डजंट जस्ट टॉक अबाउट स्नेक्स, लेकिन वो ये कहता है कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत नाजुक होती है लाइफ। क्लियर? चल, what do the two roads symbolize in the poem? Why did the speaker choose the less traveled road, the road not taken, the OG poem, the OG poem? ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर्ड बिल्कुल आपको रहना है, पोएम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज इन द पोएम, दोनों रोड्स क्या सिंबलाइज करती हैं, आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम हमें करना ही नहीं है वेस्ट। तो क्या है, चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, बस आपने इलाबोरेट कर दिया उस पर, ठीक है। अब स्पीकर ने लेस ट्रैवल्ड रोड क्यों चुनी, क्यों, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इट वॉन्टेड वेयर, ये सब आपके पोएम की लाइन्स है, एंड इट सीम्ड मोर चैलेंजिंग एंड यूनिक। पोएट को लगा कि मैं कुछ अलग करता हूँ, बाकी लोगों के साथ नहीं जाता, इट साउंड्स एंड इट सीम्स मोर चैलेंजिंग एंड डिफरेंट एंड यूनिक। तो बस ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अनकन्वेंशनल पाथ्स, अनकन्वेंशनल, अभी मैंने कन्वेंशनल वर्ड बताया था, ट्रेडिशनल, तो हम जब वो रास्ता नहीं चुन रहे जो सब चुन रहे, तो वो हो गया अनकन्वेंशनल पाथ, जो हमारी लाइफ में अलग एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स लेकर आता है। यही इस पोएम के थ्रू जो है वो टू रोड सिंबलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आपको टाइटल सिग्निफिकेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम की जो एंडिंग है वो ह्यूमन नेचर को कैसे दिखाती है। देखो, द रोड नॉट टेकन जो है वो हमेशा एक ऐसी पोएम रही है जो स्कॉलर्स के बीच में डिबेट क्रिएट करती है। पीपल स्टिल टॉक अबाउट इट्स एंडिंग, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें साई वर्ड का यूज किया है, तो कुछ इसका पॉजिटिव भी जाता है, कुछ इसका नेगेटिव भी जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा टू बच्चा डिपेंड करेगा, हर कोई अलग तरह से लिख सकता है। ओके तो यहाँ पर जिस तरह से मैं परसीव करती हूँ कि भाई टाइटल इज सिग्निफिकेंट, नो डाउट, क्योंकि ये स्पीकर ने जो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं लिया है ना, जिसको चूज नहीं किया है, उस पर बात कर रहे हैं। इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रोड विच ही एक्चुअली टुक, वो उस रोड की बात कर रहे हैं जो उन्होंने ली ही नहीं, वो रास्ते की बात कर रहे हैं जो उन्होंने चुना ही नहीं। मान लो आप क्लास 11th में साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करते हो, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज चूज कर ली और अब आप पूरा टाइम गिल्ट में हो कि मैंने साइंस क्यों नहीं ली, मैंने कॉमर्स क्यों नहीं ली, एटसेट्रा एटसेट्रा, या आपने साइंस ली है और आप कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज नहीं लेने के गिल्ट में हो, तो अक्सर हम इंसान को देखेंगे कि वो वही बात करेगा जो उसने नहीं चूज की है। यही पोएट ने किया हुआ है। सो इट एम्फसाइजेस व्हाट द स्पीकर डिडंट चूज रादर देन व्हाट ही डिड। जो उसने नहीं चूज किया उस पर बात यहाँ पर ये टाइटल करता है। और इसी से पोएम क्या ह्यूमन टेंडेंसी रिफ्लेक्ट कराता है कि भैया इंसान हमेशा ना उसी चीज के बारे में सोचता है जो उसने नहीं चूज किया होता, जिससे वो आगे निकल जाता है। तो अपने ऑल्टरनेटिव चॉइसेस की बात हमेशा इंसान करता है। सो एंडिंग यही दिखा रहा है कि पीपल दे ऑफन जस्टिफाई देयर डिसीजंस रेट्रोस्पेक्टिवली, कि लोग ना अपने डिसीजंस को ऐसे ही हमेशा प्रेजेंट करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्लेमिंग द चॉइस मेड ऑल द डिफरेंस। ये लाइन पोएम में है। अब ये नहीं पता कि भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज हैप्पी अबाउट इट और वाज ही सैड अबाउट इट। क्लियर? चल, it highlights human nature to rationalize decisions and sometimes create meaning where there might be none। तो कभी कभार देखो ये पोएम क्या हाईलाइट करती है कि ह्यूमन नेचर है ये, कि हम अपने डिसीजंस को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, सही गलत ये इसमें जज करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उसका ना मीनिंग भी निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसकी कोई ज्यादा नीड नहीं होती है। राइट? कभी कभार अगर एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो अब हम उस पर वापस उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जहां पर है उससे कुछ और बेटर करने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत वेरी भी कर सकता है, आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हो। इफ देयर इज एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डज द विंड सिंबलाइज इन द पोएम? विंड पोएम में विंड जो है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? तो आपको अच्छे से पता है, विंड जो है वो लाइफ के चैलेंजेस को सिंबलाइज कर रही है, डिफिकल्टीज को सिंबलाइज कर रही है, और उसी के एक दो सिनोनिम्स और लिख दोगे तो एक सेंटेंस बढ़िया बन जाएगा। एडवर्सिटीज भी वही होता है, चैलेंजेस वही होता है। ठीक है? सो द एक्शन ऑफ विंड, जैसे कि पोएम में दिखाया हुआ है कि भैया विंड आते ही शटर्स ब्रेक करती है, पेपर स्कैटर कर देती है, बुक्स को गिरा देती है, वीक फायर्स को एक्सटिंग्विश करती है, बुझाती है। तो ये क्या दिखा रहा है? वो इसके सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन को ही एम्फसाइज कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है? द हार्श रियलिटीज एंड ऑब्स्टैकल्स, लाइफ की हार्श रियलिटीज, प्रॉब्लम्स जो कमजोर दिल वालों को पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं इस रेस से, बट मेक द स्ट्रॉन्ग इवन स्ट्रॉन्गर। लेकिन हाँ, जो स्ट्रॉन्ग है, जो इन हार्श सिचुएशन से निकल गए, डरे नहीं, इन्होंने कन्फ्रंट किया, फ्रेंडशिप कर ली विंड से, चैलेंजेस को अपना दोस्त बना लिया, वो यहाँ से बहुत स्मूथली बाहर निकल जाते हैं। सो विल राइट अबाउट ऑल ऑफ इट। What is the poet's advice about dealing with wind? तो पोएट ने क्या एडवाइस दिया है कि विंड को क्या करना है, कैसे डील करना है? जाके लड़ने लगना है आज बालकनी में या छत पर खड़े होकर? आजा भाई विंड, मैं देख लूंगा या देख लूंगी? नहीं, पोएट ने हमें एक बहुत अच्छा सा सजेशन दिया है। एंड व्हाट मैसेज डज ही कन्वे? और वो क्या मैसेज कन्वे करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि भैया देखो, पहले तो आप विंड से फ्रेंडशिप कर लो और खुद को ना स्ट्रॉन्ग बनाओ बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, फर्म बॉडीज एंड स्टेडफास्ट हार्ट्स। स्टेडफास्ट का मतलब भी फर्म ही होता है, स्ट्रॉन्ग ही होता है। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ आज अपना घर बनाने लग जाओ, नहीं। यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप प्रॉब्लम से घबराओ मत, उसको दोस्त बनाओ। लुक एट दोस प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज एंड कम आउट ऑफ इट। उसका सामना करो, उसको अपने फेवर में लेकर चलो। The message is that we should prepare ourselves to face life challenges। बस यही फिलोसॉफिकल बात आपको लिखनी है, और इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है? स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस से। तो ये सारे वर्ड्स लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट डिफिकल्टीज, रादर देन कंप्लेनिंग कि यार क्या क्वेश्चन आ गया। कीवर्ड्स पर फोकस करो एंड प्रेजेंट योर आंसर। चल, व्हाट मेमोरीज डज द रेन इवोक इन द पोएट्स माइंड? द रेन ऑन द रूफ। कितनी प्यारी पोएम है।
और है क्या इसमें पूरा, इट इज अबाउट मेमोरीज। तो भाई कौन सी मेमोरीज आती हैं पोएट के दिमाग में? मेमोरी अबाउट हिज मदर एंड सिबलिंग्स ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट फॉन्ड लुक जो मदर का था, सो वही लिखोगे। तो रेन इवोक्स मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट की मदर की मेमोरी, ओके, हु यूज्ड टू लुक एट हिम, जो एक फॉन्ड लुक देती थी। रिमेंबर दिस फॉन्ड लुक, प्यार भरी नजरों से वो अपने बच्चों को देखती थी, पोएट को और उनके सिबलिंग्स को, भाई बहनों को, जब वो छोटे थे। He remembers her fond look and the comfort of being with his mother. तो उन्हें अपने उस छोटे से चेम्बर में यही बात याद आ रही है, जितनी बार वो बारिश की वो पिटर पैटर साउंड को रूफ पर सुन रहे हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, इफ यू रिमेंबर, है ना, शिंगल क्या था? शिंगल वॉज दैट रेक्टेंगुलर टाइल्स जो रूफ पर लगी हुई हैं, आई मीन दोज रेक्टेंगुलर टाइल्स। एंड दीज आर चेरिश्ड चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ मैटरनल लव एंड सिक्योरिटी। और ये कैसी मेमोरीज है? ये सारी चेरिश्ड चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो याद करके, अबाउट मैटरनल लव। मैटरनल लव, मदर से जो हमें लव मिलता है उसके रेफरेंस में मैटरनल लव बोला जाता है। हाउ डज द साउंड ऑफ रेन अफेक्ट द पोएट एंड व्हाट डज ही डू व्हेन इट रेन्स? साउंड ऑफ द रेन कैसे अफेक्ट कर रही है भाई पोएट को? तो आप लिखोगे भैया सारी मेमोरीज उनके माइंड में आ रही है अबाउट हिज मदर, ये सब बातें आप लिखोगे। So the sound of rain has a soothing and comforting effect on the poet. बहुत ही comforting effect है. He feels very calm. It helps him recollect यानी recall. उनको बहुत sweet memories आ रही है mind में. ये sad memories नहीं हो सकती ना मदर के बारे में कि भाई उनका fond look आप याद कर रहे हो, तो ये सब happy memories है. And एक dreamy nostalgic mood उनका create हो रहा है. Okay? When it rains, he lies in bed. वो क्या कर रहे हैं? मस्त अपना बेड पर लेटे हैं, listening to the patter of raindrops. वो पैटर की साउंड सुन रहे हैं जो उनके रूफ पर पड़ रही है। एंड गेट्स लॉस्ट इन मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड हिज मदर, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं, अपनी मदर को याद कर रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर पोएम से आप ड्रीमी फैंसीज क्या है ये आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। थोड़े से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये पोएम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा फोकस आप इस पर करना। एंड कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी आपको याद रखने होंगे, मतलब जहां पर देखो क्लास 9th में कोई बहुत ऐसा बड़े बड़े पोएटिक डिवाइसेस नहीं पूछता है। सो यू शुड फोकस ऑन एलिटरेशन, यू शुड फोकस ऑन मेटाफर, इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी होता है ऐसे वर्ड्स जो आपको एकदम इमेजिन करवा देते हैं कि भाई वर्ड्स से ही आप पूरा सीन विजुअलाइज कर रहे हो। एलिटरेशन होता है जब रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है वर्ड्स की बिगिनिंग में। देन मेटाफर होता है जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ऐसे ही सिमिली। तो मैं सिर्फ इस पोएम के रेफरेंस में नहीं बोल रही हूँ, आप बाकी पोएम्स के रेफरेंस से भी इसको समझो कि दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लास 9th में और भी है बहुत सारे, लेकिन ये आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट इन केस कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन लैंग्वेज पर आ जाता है, तो आप पोएटिक डिवाइसेस का यूज करके लिख सकते हो कि भाई पोएट ने इमेजरी का यूज किया है बहुत ही सुंदर तरह से इस पोएम को प्रेजेंट करने के लिए। और मेजॉरिटी लैंग्वेज क्वेश्चन में एक लाइन आप लिख सकते हो कि ये पोएट क्यों करेगा। पोएट ये थोड़ी चाहेगा कि लोग पढ़े ना उसकी पोएम, या राइटर ये थोड़ी चाहेगा कि लोग उसके राइटअप को ना पढ़े। टू ड्रॉ अ कनेक्ट विद द रीडर्स, ये आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में लिख सकते हो। क्लियर? आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि चैप्टर पोएम बेस्ड क्वेश्चंस बच्चे कर लेते हैं थोड़ा बहुत पढ़कर, लेकिन जब लैंग्वेज पर क्वेश्चन आता है वहां पर आप लोग फंसते हो। और आप इसमें एक टोन वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हो इफ यू विश टू। ओके, वर्ड लिमिट हमेशा शॉर्ट आंसर में ही आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। कमेंट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द पोएम, ऐसे वाले, तो यू कैन इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स इन योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the poet want to go to Innisfree and what kind of life does he want to live there? क्या बोला है कि भाई पोएट इनिसफ्री क्यों जाना चाहते हैं और वहां वो कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। तो भाई कोई इनिसफ्री क्यों जाना चाहेगा, नेचर में कोई क्यों जाना चाहेगा, एक आइलैंड में कोई अपनी लाइफ स्पेंड क्यों करना चाहेगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर हमें यहाँ लिखना है, टू अटेन पीस, टू अचीव पीस, यही होगा। बस आपको इस आइडिया को एक्सप्रेस करना है और फिर वहां जाकर वो किस तरह की लाइफ चाहते हैं, वो इस अर्बन एरिया के हसल बसल से दूर जाना चाहते हैं।
ये अब जैसे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, आप अपनी हैबिट डेवलप करो कि जब आप अपने आंसर को सोच रहे हो पहले, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज टू रिकॉल द पॉइंटर्स, आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके उन इंग्लिश कीवर्ड्स को यूज करो, तो आपको याद रहेगा आंसर, ठीक है। नाउ राइट इट। The poet wants to go to Innisfree to escape the monotonous city life. Monotonous का मतलब क्या होता है? Monotonous का मतलब क्या होता है? देखो, मोनोटोनस, टोनस से हो गया टोन, मोनो हो गया सिंगल, सिंगल टोन, यानी कि बोरिंग लाइफ। सिटी की बोरिंग लाइफ से ना एक एस्केप चाहिए पोएट को, तभी तो शांति मिलेगी ऑब्वियसली। अब आज मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप शहरों में रहो वर्सेस आप नेचर के बीच में रहो, यू विल लव एंजॉइंग द नेचर, व्हाई नॉट। हालांकि बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर ऐसा मिनट्स में या सेकंड्स में आपके पास चीजें नहीं आएंगी, हो सकता है नेटवर्क ना आए, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी टू अटेन पीस यू वांट टू बी इन अ प्लेस सिमिलर टू इनिसफ्री, है ना। तो मोनोटोनस सिटी लाइफ से बचने के लिए, सो एस्केप के लिए और पीस फाइंड करने के लिए नेचर में वो जाना चाहते हैं। हो गया, पहली लाइन से आंसर मिल गया। अब वहां वो कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? एकदम सिंपल, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं जीना, उन्हें कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल वहां नहीं चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो जाए। कैसे करेंगे? बाय बिल्डिंग अ स्मॉल केबिन, केबिन बनाएंगे अपने लिए, किससे? क्ले एंड वॉटल्स, वॉटल्स हो गए आपके जो ट्विग्स एंड ब्रांचेस से मिलके वो एक हट टाइप का बना देंगे। 9 बीन रोज वहां पर ग्रो करेंगे, एक बी हाइव वो वहां पर लगाएंगे। एंड ही डिजायर्स टू लिव अलोन, ही विशेस टू लिव अलोन इन दिस पीसफुल स्पेस, यहाँ वो अकेले रहना चाहते हैं, जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ आवाज आएगी तो किसकी? बीज की, उनके बजिंग साउंड को वो उस पूरे स्पेस में सुनना चाहेंगे, किसी तरह का कोई नॉइज नहीं, कोई हॉर्न्स की आवाज नहीं, कुछ नहीं। एंड ही विल एंजॉय द ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? कामनेस, एट पीस, सिरेनिटी, ये सब वो वहां इंजॉय करेंगे। ऑफ लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर। लैपिंग बाय द शोर का क्या मतलब है? कि भाई पानी जो है लेक का, वो जैसे शोर पर टकराता है तो उसकी एक आवाज आती है। इट अपीयर्स एज इफ द पोएट फाइंड्स इट टू बी म्यूजिक टू हिज ईयर्स, है ना, रादर देन जस्ट नॉइज। वो नेचर का नॉइज ही उनके लिए म्यूजिक है। ओके, बस हो गया आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the poet mean by I hear lake water lapping with low sounds by the shore? लो, ये आपके एंड की तो नहीं बोलूंगी, बीच में एक लाइन आती है पोएम में कि मुझे जो है ना लेक वाटर के लैपिंग की साउंड सुनाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो इस लाइन से ना पोएट मेक्स अस फील एज इफ कि जो स्पीकर है वो एग्जैक्टली इनिसफ्री में ही है, लेकिन हमें पता है कि पोएट वाज नॉट एट इनिसफ्री। वो कहाँ थे? वो अर्बन लाइफ में। कैसे पता अर्बन लाइफ में है वो? अर्बन लाइफ से मतलब कोई जगह नहीं है, अर्बन एरिया में कहीं पर वो है, बिकॉज द पोएट हैज मेंशन्ड द वर्ड पेवमेंट। पेवमेंट का यूज किया, तो पेवमेंट नेचर में नहीं होता है, आपको आइलैंड में पेवमेंट नहीं मिलेगा, आपको शहरों में ही मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि पोएट वाज नॉट एक्चुअली इन इनिसफ्री, लेकिन वो कहीं शहर में है। लेकिन इस लाइन से क्या मतलब है उनका? दिस लाइन शोज दैट इवन वाइल लिविंग इन द सिटी, कि शहर में रहने के बावजूद भी पोएट को कॉन्स्टेंटली उनकी मेमोरीज में, उनके थॉट्स में अभी भी इनिसफ्री ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वो जेंटल साउंड लेक वाटर की सुनाई दे रही है, जो शोर को टच कर रही है। इट रिप्रेजेंट्स हिज डीप लॉन्गिंग फॉर द पीसफुल आइलैंड। तो ये क्या दिखा रहा है? मान लो आप अभी अपने रूम में बैठे हो, लेकिन आपने रिसेंटली कोई वेकेशन अपनी पूरी की, आप समर वेकेशन में कहीं गए थे, मान के चलते हैं पहाड़ों में कहीं गए हो, और वहां पर सुबह सुबह आप उठते हो, आपको बर्ड्स की चिर्पिंग साउंड सुनाई देती है, और अगर अभी आप इमेजिन कर पा रहे हो आपके कानों में वही साउंड आ रही है, तो इसका मतलब आपका माइंड आपको वहां ले जा रहा है, ठीक है। तो मेमोरीज में वो जगह आपके अभी भी है। सो ये क्या दिखा रहा है कि भाई पोएट का बहुत मन है उस पीसफुल आइलैंड पर जाने का। डीप लॉन्गिंग मीन्स हिज डीप डिजायर टू बी एट दैट प्लेस, एंड कैसे मेमोरी ऑफ द प्लेस स्टेज विद हिम ऑलवेज। उस जगह की मेमोरी उसके माइंड में हमेशा के लिए बस चुकी है। ये हमें इस लाइन से पता चला। What were the things that the child wanted at the fair and why didn't he ask for them initially? The lost child. क्या चीजें थी जो उस बच्चे को चाहिए थी, तो उसने मांगी क्यों नहीं पूरे फेयर में? तो आप वो सब बताओगे तो बहुत सिंपल है। बच्चे को चाहिए थे टॉयज, बलून्स, गार्लन और गुलमोहर, स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, उसको राउंड अबाउट में झूलना भी था। वो क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर पाता है? क्योंकि he was worried कि उसके पेरेंट्स को लगेगा all these things are cheap and very common, क्या जरूरत है, अब तो छोटा बच्चा थोड़ी है कोई ये इतना।
So he didn't ask for them initially in the beginning. Initially मतलब शुरू में, because he knew his parents would refuse. उसे पता था उसके parents मना करेंगे. Okay? Calling them, क्या बोलेंगे? इतना cheap है ये सब कुछ, common चीजें हैं. And he didn't want to face their disapproval. Out of this skeptic belief, उसको वो disapproval नहीं सुनना था कि मना कर देंगे, refuse कर देंगे, 10 बातें सुनाएंगे, might taunt him, है ना? तो इसलिए he didn't insist them to buy these things. Insist तो छोड़ो, he didn't even ask them, पूछा तक नहीं एक बार भी. How did the child's behavior change after he was separated from his parents? अब शुरू में देखो वो कितना ऐसा लगा हुआ था. He didn't care about his parents' presence. जब वो फेयर की तरफ जा रहे थे, आसपास के जितने भी अट्रैक्शंस थे, he was easily distracted because of them. कहीं पर बर्ड दिख गई तो उसके पीछे, देयर वर दीज इंसेक्ट्स तो उनके पीछे, बटरफ्लाईज के पीछे, हर जगह वो भाग रहा था. बस वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं आ रहा था. ही वॉज रनिंग ऑल अराउंड. लेकिन जैसे वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है, क्या हुआ उसके बाद? उसे वो टॉयज, वो बलून्स, ये सब चाहिए थे? नहीं चाहिए थे. नाउ ही वॉन्टेड हिज पेरेंट्स, राइट? सो हमने कैसे वो बिहेवियर में चेंज देखा उस बच्चे के. एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? तो ये हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में क्या बताता है, यही हमें यहाँ प्रेजेंट करना है. सो आफ्टर सेपरेशन, अलग होने के बाद बच्चे की प्रायोरिटीज एकदम चेंज हो गई, कंप्लीटली चेंज्ड. ही रिफ्यूज्ड ऑल द थिंग्स ही अर्लियर वांटेड. सारी चीजें मना कर दी, टॉयज, स्वीट्स, राइड्स, और सिर्फ उसे पेरेंट्स चाहिए थे. नाउ दिस ड्रामेटिक चेंज, ये जो ड्रामेटिक चेंज आया ना, ये क्या दिखा रहा है कि अब ये सारी मटीरियलिस्टिक चीजें, ये मटीरियल थिंग्स कोई वैल्यू नहीं रखती है, मीनिंगलेस. मटीरियल थिंग्स मीनिंगलेस, कोई वैल्यू नहीं रखती है उसके लिए. अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे. इनिशियली ही वाज रनिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. उसको टॉय भी चाहिए, उसको स्नेक चार्मर के पास वो म्यूजिक भी सुनना था, एंड सब कुछ जो भी मेले में लगा हुआ था. लेकिन अब उसे चाहिए थे सिर्फ पेरेंट्स. सो इट हाईलाइट्स दैट, ये क्या हाईलाइट करता है कि सबसे फंडामेंटल ह्यूमन बॉन्ड जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही है, और कुछ नहीं है लाइफ में. एंड चिल्ड्रन नीड देयर पेरेंट्स प्रेजेंस मोर देन एनी मटेरियल पोजेशन. कोई भी बिलोंगिंग हो, कुछ भी हो, कितनी ही महंगी चीज हो, मटेरियल पोजेशन मतलब जो पैसे से खरीदी जाती है, तो बच्चे को कुछ नहीं चाहिए पेरेंट्स के आगे, राइट? तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑल दीज मटेरियल पोजेशन. क्लियर? चल, why did grandfather decide to keep Toto's presence secret from grandmother? ग्रैंडफादर जब टोटो को खरीद कर लाए तो उन्होंने इस बात को ग्रैंडमदर से सीक्रेट रखने का प्लान क्यों बनाया? क्यों उन्होंने ग्रैंडमदर को ये बात शेयर नहीं की? इसका रीजन क्या है? ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो सीक्रेट. व्हाई? बिकॉज ग्रैंडमदर डिडंट लाइक एनिमल्स. ग्रैंडमदर को पसंद नहीं था कि हर दिन वो एक नया जानवर जो है उनके प्राइवेट जू में ऐड करें. एंड शी हैड ऑब्जेक्टेड टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेट्स इन द हाउस. उन्होंने कई बार ऑब्जेक्शन रेज किया है कि भाई कितने जानवर ऐड करोगे आप. और यही सोचकर ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, शी वुड नॉट अप्रूव ऑफ ब्रिंगिंग अनदर एनिमल. मैं टोटो भी दिखा दूंगा तो वो मना कर देंगी साफ. बट ही वॉन्टेड टू कीप हिम एज अ पेट इनिशियली, है ना? तो खास करके इतना शैतान मंकी था तो भाई अभी नहीं बताते. तो ये रीजन था कि ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर को नहीं बताया अबाउट टोटो. Describe Toto's first night in the house and what does this incident reveal about his nature? अब टोटो ने अपना पहला दिन कह लो या पहली नाइट कह लो उस घर में कैसे बिताई, ये हमें बतानी है, ये हमें डिस्क्राइब करना है, और ये क्या रिवील करता है उसके नेचर के बारे में. तो अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज होमवर्क दे रही हूं टू प्रिपेयर, तो क्या आप कर पाओगे? कमेंट्स में मुझे इसके आंसर आप दो. अगर ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू राइट अ कंप्लीट आंसर, आप एटलीस्ट कीवर्ड्स प्रोवाइड करो जिससे मुझे भी पता चले दैट यू आर हियर. अभी आप हो क्लास में, आप सुन रहे हो, यू आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग, तो आप इसका आंसर मुझे लिख कर दोगे कमेंट्स में, ठीक है? चलो अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डिड ईश्वरन टेल महेंद्र एंड हाउ डिड ही मेक देम इंटरेस्टिंग? ईश्वरन किस तरह की कहानियां महेंद्र को सुनाया करता था? फनी स्टोरीज सुनाता था? वो सुनाता था घोस्ट स्टोरीज, है ना, रिलेटेड टू स्पिरिट्स, वो आप लिखोगे. और वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाता था? बिकॉज ऑफ हिज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, है ना. ही यूज्ड टू इनैक्ट, ही यूज्ड टू प्रेजेंट द स्टोरीज. वो सिर्फ बोलता नहीं था, ही यूज्ड टू इनैक्ट ड्रामेटिक जेस्चर्स
ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। अगर आपको ये वर्ड्स आते हो ना तो आप बहुत आराम से उनको स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो कभी भी आप कोई आंसर पढ़ो तो आपका टारगेट रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। यू शुड नो कि कैसे कैसे वर्ड्स को कनेक्ट करके आई एम एबल टू एक्सप्रेस, तो वो वर्ड्स आपको पहले याद रखने हो। तो ईश्वरन टोल्ड स्टोरीज अबाउट घोस्ट, स्पिरिट्स एंड सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स। He made them interesting by adding dramatic gestures. वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाता था, ऐसे बिल्कुल एक्टिंग करता था प्रॉपर। सो जेस्चर्स हो गए, इशारे करना, इस तरह से पूरा फेशियल एक्सप्रेशंस अपने देना, साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करता था, सस्पेंस बिल्ड करता था और विविड डिस्क्रिप्शन देता था। रिमेंबर दैट डिस्क्रिप्शन जहां पर देयर वाज एन अपरूटेड ट्री, जिसको उसने एक जायंट के जैसा प्रेजेंट कर दिया। ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। He would build up the atmosphere, वो एकदम पूरा पहले एटमॉस्फेयर बिल्डअप करता था, and use his storytelling skills to make even simple incidents sound thrilling and mysterious. एक पेड़ उखड़कर सामने पड़ा हुआ है तो उसको भी वो एकदम मिस्टीरियस एंड थ्रिलिंग बना देता था, एडवेंचरस बना देता था, ऐसा लगता था पता नहीं क्या बताने वाला है। Why? Because of his dramatic gestures. How did Easwaran's storytelling affect Mahendra? अब ईश्वरन की इस स्टोरी टेलिंग से महेंद्र कैसे अफेक्ट होता था और उसकी इमेजिनेशन कैसे यहाँ पर काम करती है। व्हाट रोल डज इमेजिनेशन प्ले इन आवर फियर्स? ओके, क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलो ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग थी उससे महेंद्र कैसे अफेक्ट होता है, सबसे पहला सवाल। दूसरा ये कि हमारे फियर्स को बढ़ाने में हमारी इमेजिनेशन का क्या रोल होता है, फियर्स को बढ़ाने या घटाने में हमारी इमेजिनेशन का क्या रोल होता है। सो ईश्वरन्स घोस्ट स्टोरीज gradually affected Mahendra's rationalist mindset. Rationalist हम बोलते हैं ऐसे इंसान को जिसे सही और गलत दोनों चीजें पता होती हैं, जिसे पता है कि क्या रियल है क्या फेक है, क्या इमेजिनेशन है क्या रियलिटी है। लेकिन स्टोरी टेलिंग जो आर्ट है ना वो ईश्वरन की इतनी बढ़िया थी कि कई बार महेंद्र जो एक रैशनलिस्ट पर्सन था, जो किसी भी तरह के सुपरनैचुरल बिलीव्स नहीं रखता था अपने माइंड में, वो भी धोखा खा जाता था एंड उसके रैशनलिस्ट माइंडसेट को भी उसकी स्टोरी टेलिंग अफेक्ट कर जाती थी। और हमने चैप्टर में एक इंसिडेंट भी देखा जहां पर ईश्वरन ने ऐसा डर क्रिएट कर दिया था महेंद्र के मन में दैट ही थॉट कि ये सच में हॉन्टेड जगह है एंड ही शुड इमीडिएटली लीव, और वो सच में जॉब वहां से छोड़कर चला भी जाता है। सो इनिशियली स्केप्टिकल मतलब समवन हु इज डाउटफुल, जिसे बहुत शक होता है। महेंद्र began to feel scared and eventually thought he saw ghost himself. स्टोरी सुनने के बाद महेंद्र के दिमाग में सच में आ जाता है कि यहाँ भूत है, यहाँ एक घोस्ट है। एंड दिस शोज, ये क्या दिखा रहा है कि स्टोरी टेलिंग देखो कितनी पावरफुल हो सकती है, कितना इन्फ्लुएंस डाल सकती है, चाहे इंसान कितना ही लॉजिकल हो फिर भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। कोई हॉरर मूवी हम देख लेते हैं, हमें पता है कि ये सब रियल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरा भी रूम में कोई कर्टन मूव कर जाए, हम कितने ही लॉजिकल हो, कितने ही हमारे दिमाग में एकदम हो कि नहीं हम नहीं डरते, वी आर ब्रेव इनफ, लेकिन वहां डर लगेगा, वहां से हम भाग के जाएंगे दूसरे रूम में, पक्की बात है ये। तो अब यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट वेयर वी आर सपोज्ड टू टेल कि इमेजिनेशन का क्या रोल है। सो इमेजिनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग फियर्स। और मुझे लगता है सबसे प्रायोरिटी, अगर बहुत सारे अलग फैक्टर्स है, सो इमेजिनेशन सबसे ऊपर है। When our mind is conditioned to expect something, जहां हमारा माइंड ना वो कंडीशन हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि भैया हमें ये एक्सपेक्ट करना है क्योंकि हम वही चीज सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एंड वी ऑफन एंड अप सीइंग और एक्सपीरियंसिंग इट इवन इफ इट्स नॉट रियल। जिसकी वजह से क्या होता है, हम कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर लेते हैं या ऐसी चीज देख लेते हैं जो शायद रियल भी नहीं है। आई बिकॉज ये सब इमेजिनेशन का रोल होता है, और यही हमने इस स्टोरी में भी देख लिया है। नाउ what was unusual about the kingdom of fools and why did the guru want to leave immediately? Kingdom of fools में क्या unusual था, बताओ क्या डिफरेंट था? Obviously सबसे पहले तो every item cost equally, 1 डड्डू में आपको हर चीज मिल जा रही थी, doesn't matter की क्वांटिटी कितनी है, क्या क्वालिटी है, एंड वहां के लोग डे को नाइट एंड नाइट को डे समझते, यही है, बस आपको इसे एक्सप्रेस करना है। Now why did the guru want to leave immediately? गुरु वहां से क्यों छोड़कर जाना चाहते थे? Because he न्यू कि यहाँ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ना, बिकॉज ही न्यू। और इनफैक्ट उन्होंने अपने डिसाइपल को, अपने फॉलोवर को भी कहा कि यू शुड ऑल्सो लीव दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ के लोग ना दे आर फुलिश और यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर एक्शन, पता नहीं है क्या कर जाए, कब क्या हो जाए। तो
इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग वाज रिवर्स्ड, हर चीज उल्टी पुल्टी थी। पीपल वर्क दैट नाइट, रात में लोग काम करते थे और दिन में सोते थे। एंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, 1 डड्डू, हर चीज का कॉस्ट एक ही था, 1 डड्डू। ओके, द गुरु वांटेड टू लीव, गुरु छोड़ना चाहते थे बिकॉज ही न्यू कि ऐसे लोगों के राज्य में, ऐसे लोगों के किंगडम में जहां हर कोई एकदम मूर्खों की तरह बिहेव कर रहा है, फुलिश का हिंदी जो काउंटर पार्ट है वो मूर्ख हो सकता है। सो एनीथिंग वुड हैपन एनी टाइम, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी होगा। और हमने देखा भी किस तरह से एक ब्लेम गेम चलता है पूरे चैप्टर में, मेकिंग इट डेंजरस एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है यहाँ पर, और हुआ भी। फाइनली उस स्टेक से मारने का ऑर्डर किसे मिल जाता है, इसी डिसाइपल को, बिकॉज ही वॉज फैट इनफ, राइट। नाउ हाउ डिड द डिसाइपल्स ग्रीड लीड हिम इनटू ट्रबल, डिसाइपल के लालच ने उसे प्रॉब्लम में कैसे डाल दिया। एंड व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम क्या सीखते हैं इससे। अब डिसाइपल का ग्रीड क्या था, डिसाइपल का लालच क्या था। डिसाइपल इज द फॉलोअर, द स्टूडेंट, जो उन गुरु के साथ उस राज्य में एंटर कर गए थे। और एक दिन तो उन्हें अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज वेरी चीप, लेकिन गुरु तो समझ गए कि ये सबसे फुलिश एक्शन है यहाँ के लोगों का। बट डिसाइपल को यहाँ लालच आ गया, क्यों, क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत सस्ते में मिल रहा था एंड लाइफ वाज वेरी हैप्पी इनिशियली, और इसीलिए वो थोड़ा सा लालच में आ गए एंड ही स्टेड देयर। लेकिन सफर किया ना उन्होंने बाद में। So the disciples' greed for cheap food made him stay in the kingdom despite his guru's warning. गुरु की वार्निंग के बाद भी वो वहां रुके। Now when he got fat, जब वो बिल्कुल मोटे ताजे हो गए, उनको चूज किया गया फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर डेथ, फॉर पनिशमेंट। अब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि चैप्टर में होता क्या है कि भाई there was a thief who tried to rob a merchant's house. ठीक है, एक मर्चेंट के घर पर वो रॉबरी के लिए एंटर कर जाता है। अब होता क्या है, उसकी रॉबरी के दौरान मर्चेंट के घर की एक वॉल जो है वो टूटकर गिर जाती है। तो जो थीफ का जो भाई था वो क्या डिमांड करता है, थीफ्स ब्रदर डिमांडेड जस्टिस, वो न्याय डिमांड करता है फ्रॉम द किंग एंड द मिनिस्टर, ऑफ कोर्स। और वो क्या कहता है कि भाई सारी गलती मर्चेंट की है, क्योंकि मेरा भाई तो अपना काम कर रहा था और उसके इस काम में बेचारे की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस मर्चेंट, तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और इस मर्चेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, मैंने मर्चेंट के बाद ये अपॉस्ट्रोफी क्यों लगाया है, हो जाता है कभी कभी, मर्चेंट्स हाउस, ठीक है। सो ये केस था। अब यहाँ पर किंग अगर समझदार होते, ही वुड बी वाइज इनफ, तो वो सीधे कह देते कि भाई योर ब्रदर वॉज अ थीफ, हाउ कैन आई पनिश मर्चेंट। लेकिन वो कहते हैं कि बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल जस्टिस होगा, एंड ही थॉट ऑफ पनिशिंग दिस मर्चेंट। बट यहां से शुरू होता है एक ब्लेम गेम, और मर्चेंट ब्लेम करता है उस पूरी वॉल को बनाने वाले इंसान को, और इस तरह से सारा ब्लेम जो है वो फाइनली पूरा एक सर्कल पूरा करके वापस से मर्चेंट पर आ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक सिचुएशन अराइज हो जाती है कि मर्चेंट के लिए वो स्टेक जो है वो फिट नहीं बैठता है, एंड द पीपल देयर नीडेड फैट पर्सन, और वहां उस गांव में, उस किंगडम में सबसे फैट थे ये डिसाइपल, तो इन्हें उठाकर जो है पनिशमेंट देने का प्लान बना दिया जाता है। ये है पूरी स्टोरी। सो एग्जीक्यूशन किसके लिए हो रहा है, बिकॉज दे नीडेड अ फैट पर्सन टू फिट द स्टेक, उस स्टेक में फिट करने के लिए उन्हें मोटा ताजा आदमी चाहिए था। His greed nearly cost him his life, और सोचो अगर गुरु नहीं आते तो डिसाइपल की तो लाइफ चली जाती। सो द लेसन इज दैट वी शुड लिसन टू वाइज काउंसिल, तो हमें समझदार लोगों की बात सुननी चाहिए। हमें जितने भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारा भला चाहते हैं, वो हमें किसी ना किसी चीज को करने से मना ही करेंगे जो हमारे लिए नुकसान करती है, तो हमें सुनना भी चाहिए, हमें लालच को अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी चीजों को समझना चाहिए जो एक्चुअली में हमें लग रहा है कि भैया ये कैसे, मतलब ये डाउट तो मन में पहले ही जाना चाहिए, इतना इजीली कैसे अचीव हो रही है चीजें। यहाँ पर डिसाइपल को ये सोचना चाहिए था। एंड विजडम एंड कॉशन आर मोर वैल्यूएबल देन टेम्पररी मटेरियल गेन्स। ओवरनाइट सक्सेस जैसी चीजें होती हैं, कई बार लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो मैं पर्सनली इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बिकॉज रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, टाइम लगा था उसको भी बनने में। तो यही हमें बार बार, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि भाई देयर इज नो शॉर्टकट, राइट। यहाँ भले ही आप बोलोगे मैम कहाँ से कहाँ आप कनेक्ट करने लगे, पढ़ाई की बातें करने लगे, तो यही होता है, यही हमें सिखा रहा है कि आपको कुछ मोमेंटरीली प्लेजर के लिए लग रहा है कि भैया अभी शॉर्टकट में हर चीज हो जाएगी तो लाइफ वुड बी इजी, ऐसा नहीं होगा।
कहीं आप भी डिसाइपल ना बन जाओ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल, हाउ डू द कैरेक्टर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू लाइफ। अब इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स थे, कौन कैरेक्टर्स है, हमारे पास गुरु, हमारे पास डिसाइपल है, हमारे पास किंग है, मेजर कैरेक्टर्स यही है, बाकी मिनिस्टर्स एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल वर देयर, वो माइनर कैरेक्टर्स थे। लेकिन ये कैरेक्टर्स लाइफ के डिफरेंट अप्रोचेस हमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गुरु रिप्रेजेंट्स विजडम एंड कॉशन। अगर हम गुरु की बात करें तो वो विजडम एंड कॉशन को रिप्रेजेंट करते हैं। विजडम होती है समझदारी, ज्ञान। डिसाइपल यानी कि जो फॉलोअर है वो ग्रीड एंड फूलिशनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किंग जो है वो आर्बिट्ररी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। Their interactions show that wisdom triumphs over foolishness। अब जब ये तीनों कैरेक्टर्स मिलते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि भैया विजडम जो है वो हर तरह के फूलिशनेस से बड़ा है, ठीक है। और अगर आप क्लेवर थिंकिंग करो तो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है। आ जाओ, अब हम करते हैं कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पोएम में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनफैक्ट चैप्टर्स में भी होंगे। उसके लिए मैंने आपको सजेशन दिया हुआ, यू विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स वंस, आपको हेल्प मिलेगी। एक वैरायटी हम देख लेते हैं क्वेश्चंस की। I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. ये एंड वाला पार्ट है पोएम का। अब हमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। What does the phrase I hear it in the deep heart's core suggest about the speaker's connection to the lake? स्पीकर एंड में क्या बोलते हैं कि भाई मैं जो हूं ना यहाँ से उठकर, अब देखो पेवमेंट वर्ड का मैंने आपको बताया था, रोडवे मैंने आपको बोला था, ये हिंट कर रहा है दैट ही वाज देयर इन एन अर्बन सेटलमेंट, तो वो वहां से इमीडिएटली उठकर जाना चाहते हैं। एंड दिस लाइन आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, कि भाई उनको बहुत ज्यादा मेमोरीज में उनके कहीं ना कहीं इनिस्फ्री जाने की एक लॉन्गिंग नजर आ रही है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। द स्पीकर फील्स indifferent to the lake sounds. The sounds of the lake resonate deeply within the speaker. The speaker only hears the lake when they are near it. The lake represents a distant memory for the speaker. देखो स्पीकर इंडिफरेंट तो नहीं है, इंडिफरेंट होता है जब हम लोग किसी चीज को फील ही नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन। और स्पीकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया जब मैं लेक के पास होता हूँ तभी मुझे सुनाई देता है, बिल्कुल नहीं। वो तो किसी अर्बन एरिया में है ना, पेवमेंट है, रोडवे लिखा हुआ है, तो पास में तो नहीं है, तो तभी भी उनको रिकॉल हो रही है मेमोरी। और डीप हार्ट कोर बोला हुआ है, हार्ट जहां इन्वॉल्व हो गया तो भैया डेप्थ तो है ही फीलिंग में। सो द साउंड्स ऑफ द लेक रेजोनेट डीपली विद इन द स्पीकर। बी इज द करेक्ट आंसर। जितनों ने बी आंसर मार्क किया जरा मुझे एक बार कमेंट में बताओ, पता चलना चाहिए सही है या गलत। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What literary device is employed in the phrase the lake water lapping with low sounds by the shore and what effect does it create? कौन सा poetic device है? बहुत आसान है, देखो ल ल ल, है ना। तो ये क्या है? ये है alliteration, ये है alliteration, ठीक है। alliteration is used और इससे क्या होता है? It creates a rhythmic या it gives a rhythmic effect to the poem, जो कि it creates a rhythmic effect to the poem नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, gives अगर मैं लिख रही हूँ, gives लिख रही हूँ तो to the poem होगा। it gives a rhythmic effect to the poem। अब rhythmic effect देने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी साउंड की बात हो रही है ना, लैपिंग की, तो वो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा है उस आइडिया को, ठीक है। चल, why does the speaker feel compelled to arise and go now? स्पीकर को ऐसा क्यों लग रहा है? देखो उन्होंने एकदम से ऐसा लग रहा है, इमीडिएट अर्जेंसी क्रिएट की कि मैं बस उठ के जा रहा हूं, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है स्पीकर इतना फोर्स क्यों हो गया कि वो उठ के जाने की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अर्जेंसी हमें दिख रही है। ही फील्स दैट अर्ज टू लीव द सिटी लाइफ। उनको बस तुरंत निकलना है इनिस्फ्री के लिए, टिकट उनकी बिल्कुल रेडी है एंड ट्रेन छूट रही है, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर वो एक अर्जेंसी शो कर रहे हैं, हम ये बात एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सेंस ऑफ अर्जेंसी इज शोन थ्रू दिस लाइन। ओके, वी हैव अ डिफरेंट एक्सट्रैक्ट नाउ। ये विंड पोएम से है। There look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। ये वाला पूरा पार्ट है, आप अच्छे से एक्सट्रैक्ट को पढ़ लो पॉज लेकर। हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। What theme is primarily reflected in the lines mentioning crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters and similar phrases? ये थीम दिखा रहे हैं, बताओ।
द स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर। फ्रेजिलिटी वर्ड आया है फ्रेजाइल से, नाजुक जब कोई चीज होती है। ब्यूटी ऑफ रेजिलियंस, द जॉय ऑफ चाइल्डहुड प्लेस। कम ऑन यार, ये अगर गलत कर रहे हो ना फिर मार खाओगे। बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम स्ट्रेंथ ऑफ नेचर भी तो पता चल रही है, स्ट्रेंथ नेचर की है तभी तो वो क्रम्बल कर रही है, डोर्स को तोड़ रही है। नहीं, जब बार बार क्रम्बलिंग की बात आ रही है तो ये फ्रेजिलिटी दिखा रहा है कि देखो लाइफ और स्ट्रक्चर दोनों ही एट टाइम्स हार्डशिप्स के आगे एकदम नाजुक पड़ जाते हैं, राइट? तो फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। What does the term crumbling suggest about the houses and lives mentioned in the passage? अब crumbling बार बार आया है तो ये क्या suggest कर रहा है about the houses and lives? of course सिर्फ घरों की बात। अच्छा, इससे ये नहीं हाईलाइट हो रहा है कि घर मजबूत नहीं है, हम घरों को मजबूत करो और आज ही आप जाके अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि भाई हमारी बुक में पोएम लिखा है कि हमारे को अपने घर बनाने हैं। ये आइडिया नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि जैसे बहुत तेज तूफान कमजोर घरों को तोड़ देता है, ऐसे ही लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो वीक लोग होते हैं, जिनका माइंड एंड हार्ट, जिनके अंदर विल पावर नहीं होती है, वो टूट जाते हैं, वो हार मान जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, राइट? सो ये क्रम्बलिंग वर्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, हमें वही बताना है। सो द टर्म क्रम्बलिंग सजेस्ट्स वीकनेस, डीके, हेल्पलेसनेस इन बोथ हाउसेस एंड ह्यूमन लाइव्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये क्रम्बलिंग वर्ड इस पोएम से। Now the poem reflects on the struggle against construction या destruction, destruction बोल रही हूं मैं, it's destruction and the pain it brings. So what will be the correct answer? ये वाले का आंसर ना मेरे को कमेंट में चाहिए, इसका आंसर कमेंट में। बहुत इजी है, बहुत इजी है। पोएम जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है ऑन द स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट कर रही है अगेंस्ट व्हाट? कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन एंड द पेन इट ब्रिंग्स। तो ये आपको इसका आंसर करना है कमेंट्स में, ठीक है? आंसर करना है कमेंट्स में। और हाँ, सही आंसर्स, पिछले भी एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे होमवर्क दिया है, इन सब के आंसर्स के लिए आपको ये स्लाइड जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन आई वांट कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप आंसर करो साथ के साथ, पता चलेगा ना, कुछ रिविजन होगा साथ के साथ। चलो, हाउ डू द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोएम्स ओवरऑल मैसेज अबाउट लाइफ? अब जितने भी फ्रेजेस है जहां जहां पर क्रम्बलिंग यूज हुआ है, ये क्या हमें एक तरह से हमारी पोएम के ओवरऑल मैसेज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें उस पर बात करनी है। सो द क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर्स हाईलाइट, अभी पीछे ही आपने उस ऑप्शन को टिक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ की फ्रेजिलिटी दिखा रहा है, इंसान की वीकनेस देखो कितनी ज्यादा है अगेंस्ट नेचर्स अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रक्टिव पावर, कि नेचर का अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रक्टिव पावर है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेचर बट अबाउट द hardships of life as well. Sure. Draw a character sketch of the guru in the chapter in the kingdom of fools. Character sketch आ गया डायरेक्टली। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो किसी भी चैप्टर का कैरेक्टर स्केच डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्टी हुई तो आपको इनडायरेक्टली कैरेक्टर स्केच पूछ सकते हैं। इसलिए हर चैप्टर की थीम, कैरेक्टर स्केच बिना प्रिपेयर करे नहीं जाना है, प्रॉमिस करके जाओ मुझे। तो कैरेक्टर स्केच क्या बताओगे? देखो, कैरेक्टर स्केच में आपको बाकी चीजें तो लिखनी है, बस वो सही कीवर्ड चुनने। वाइज थे, फार साइटेड थे, मतलब कि दूर की देखते थे, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, एंड प्रैक्टिकल मैन थे, लिख दिया, जो अपने डिसाइपल से और वहां के लोगों से बिल्कुल अलग थे। सो अनलाइक द पीपल ऑफ द किंगडम, उन्हें पता है कि ऐसे लैंड में रहने का क्या डेंजर हो सकता है। डिसाइपल नहीं समझ रहे थे बात, वहां के लोग नहीं समझ रहे थे कि यहाँ के राजा फूलिश है, तो इससे क्या नुकसान होगा, बट वो समझ गए। यू विल राइट दैट पार्ट। फिर जब उन्होंने नोटिस किया, अच्छा अब आपको प्रूव करना है कि कैसे हमें पता कि वो समझदार है। लिख तो दिया समझदार है, बोलने से थोड़ी समझदार हो जाता है ना? तो आपको प्रूव करना है। नाउ यू विल प्रूव इट व्हेन ही नोटिसेस द स्ट्रेंज रूल्स। जब वहां के रूल्स देखे कि अरे पीपल, जो लोग हैं वो रात में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, ये कैसा रूल है? मतलब ये तो बहुत ही वियर्ड है, राइट? सो ही अंडरस्टूड कि भैया गड़बड़ है। सो ही इमीडिएटली वार्न्स हिज डिसाइपल कि ये जगह इज अनसेफ, यहाँ सेफ्टी नहीं है। हिज विजडम बिकम्स क्लियर जब, और देखो उनके विजडम का प्रूफ मिल जाता है जब उनकी कहीं बात सच हो जाती है कि एक्चुअली ये डेंजरस हो जाता है फॉर द फॉलोअर, द स्टूडेंट, और यू कैन से हिज डिसाइपल। लेटर व्हेन हिज डिसाइपल इज ट्रैप्ड, लेकिन हाँ, गुरु तो गुरु होते हैं, वो पहुंच जाते हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं।
आपको यहाँ से पता चल गया दैट ही वाज इंटेलिजेंट एंड ही हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो प्रूफ के साथ प्रेजेंट करना है आपको क्वालिटी, वही बस बातें नहीं लिखनी है। बाय क्लेवरली ट्रिकिंग द फुलिश किंग, उन्होंने बड़ी चालाकी से उस राजा को बेवकूफ बनाया, उसके मिनिस्टर को बेवकूफ बनाया और अपने डिसाइपल को सेव कर लिया। उन्होंने क्या झूठ बोला था? ही कुक्ड अ स्टोरी, ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी कि जो भी इस स्टेक से पहले मरेगा ही वुड बिकम द नेक्स्ट रूलर, ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट बर्थ, राइट। तो बस किंग जो है, ही वाज ऑलरेडी अ फुलिश पर्सन, बातों में आ जाते हैं, ही वाज कन्विंस्ड एंड ही डिसाइडेड कि वो और उसके मिनिस्टर दोनों ही बारी बारी से स्टेक पर जान दे देंगे। Thus, the guru represents wisdom, foresight and cleverness, teaching that guidance from the wise should never be ignored. कि कोई भी wise person अगर आपको guidance दे रहा है तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं काफी देर से आपको ये बात बोल रही हूँ कि भाई चैप्टर एक बार पढ़ के जाना, थीम करके जाना, कैरेक्टर स्केच बिना करे मत जाना, समरी तो पढ़ लेना ही। ये कुछ भी नहीं अगर किया है, नहीं पढ़ना है, मान लो नहीं मानोगे तुम आज भी मेरी बात, नहीं पढ़ोगे चैप्टर लाइन बाय लाइन, तो ये 3 चीजें जरूर कर लेना। क्लियर है? चलो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ईश्वरन सीम्ड टू बी मोर देन मैं थोड़ा ज्यादा वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर गई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, चलो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र's क्वार्टर। हाउ? इलैबोरेट। देखो, ऑथर ने ये बात बोली है कि ईश्वरन ना टीवी का पूरा पूरा रिप्लेसमेंट था महेंद्र की लाइफ में। कैसे? अगेन यू विल टॉक अबाउट हिज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यू विल टॉक अबाउट हिज ड्रामेटिक जेस्चर्स, यू विल टॉक अबाउट हिज बीइंग एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्र। सब कुछ लिखोगे, इलैबोरेट कर दोगे बस, अगर लॉन्ग आंसर टाइप है तो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ईश्वरन मोर देन मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र's क्वार्टर्स थ्रू हिज यूनिक स्टोरी टेलिंग स्किल्स। लिख दिया? अब इसको पूरा एक्सपैंड करो। उसका स्पेशल टैलेंट था, वो मोस्ट ऑर्डिनरी एकदम मामूली इवेंट्स को भी एक्साइटिंग एंड ड्रामेटिक बना देता था, थ्रिलिंग बना देता था एकदम। वेदर इट वॉज अ सिंपल मील, अ स्ट्रे एनिमल और अ स्मॉल इंसिडेंट, ही नरेटेड इट विद एक्सप्रेशंस। किसी भी चीज पर बात हो, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, सस्पेंस ऐसे जताता था एज इफ इट वर हैपनिंग बिफोर वन्स आईज। ऐसा लगता था सच में भी हमारे सामने हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता था कि इसके सामने नहीं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। His stories often had sudden twists and turns. उसकी कहानियों में ना एकदम ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न होता था कि भाई हर तरह के सीरियल्स एंड सीरीज सब फेल, ठीक है। ओजी डायरेक्टर ईश्वरन, राइट। तो महेंद्र एकदम हुक्ड रहता था पूरा टाइम, ग्रिपिंग टीवी शो, ऐसा लगता था जैसे टीवी देख रहा है। तो टीवी की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, तो पैसा भी बच गया महेंद्र का। एंड इन द इवनिंग्स महेंद्र ईगरली लिसन्ड टू हिज टेल्स एंड नेवर फेल्ट बोर्ड और लोनली। जैसे हम थक कर घर जाते हैं, आप लोग भी कभी एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हो, सीरीज देखते हो, शोज देखते हो, वैसे ही महेंद्र के लिए कोई नेटफ्लिक्स या सब कुछ बेकार, ईश्वरन बेस्ट, राइट। सो ईश्वरन्स इमेजिनेशन एंड स्टाइल ऑफ नरेशन फिल्ड महेंद्र's लाइफ विद एंटरटेनमेंट से उसकी लाइफ को भर दिया, प्रूविंग दैट हिज प्रेजेंस वर मोर एंजॉयबल दैन टेलीविजन। टेलीविजन की क्या जरूरत जब ईश्वरन है ना। तो बस बाहर करो टेलीविजन एंड ब्रिंग ईश्वरन टू योर लाइफ, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ब्लिस अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ में पोएट ने एक ब्लिस की बात की है। ब्लिस मीन्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो आपको डिस्क्राइब करना है। क्या है वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस? Bliss is basically the deep joy, the happiness which he feels while lying in bed. मस्त बाहर बारिश हो रही है, is lying in bed, ultimate bliss, and listening to the gentle sound of rain on the roof. बस और क्या कुछ है इस पोएम में? कुछ भी नहीं है। रेन ड्रॉप्स क्रिएट अ सूदिंग म्यूजिक। अब ये रेन ड्रॉप उसके लिए कंफर्टिंग म्यूजिक ला रही है, सूदिंग म्यूजिक ला रही है, जो उसको पीस दे रहा है, जिससे उसका माइंड जो है वो स्वीट मेमोरीज से भरा हुआ है अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हिज मदर। क्लियर? ये आप लिख दो। अगर आपने नोटिस किया तो शॉर्ट आंसर टाइप अगर आपको पोएम से मिल रहे हैं, चैप्टर से मिल रहे हैं, लेट्स से आपको नहीं आ रहा है कुछ भी एग्जैक्ट, तो अगर आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा है तो यू कैन राइट योर आंसर बेस्ड ऑन थीम। आपको पता है ये पोएम, ये चैप्टर क्या एक्चुअल मैसेज कन्वे कर रही है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, आप बहुत इजीली अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। यू जस्ट नीड दोज वर्ड्स। कोशिश ही नहीं करते, पेन ही नहीं पकड़ते, फिर कहते हैं मैम हमसे आंसर नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? आगे बढ़ते हैं।
In the story, The Snake in the Mirror, when does the narrator finally realize that he was a poor, foolish and stupid young man? शुरू में देखो नरेटर ने अपने लिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए, लेकिन कब उन्हें फाइनली ये रियलाइज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूपिड पुलिस यंग मैन था और कुछ नहीं, जब एक स्नेक आ जाता है उसके सामने और उसे समझ में आता है कि भाई अभी प्रायोरिटी है जान बचाना, क्या फायदा मेरे इस अपीलिंग स्माइल का या जो भी मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ सबका कोई फायदा नहीं है, आई जस्ट नीड टू सेव माई लाइफ। उस मोमेंट में उसे समझ में आता है अपने पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड होने का। So the narrator finally realizes that he was a poor, foolish and stupid young man जब he remembers his earlier, अब जब नहीं लिखना है, of course you will write when he remembers his earlier vanity in front of the mirror. He used to admire his looks and dreamed of marrying a rich woman. However, the terrifying experience of a snake sitting on his shoulder made him understand कि भैया you are helpless, you are foolish, है ना? foolish किस सेंस में कि भाई तुम्हारा ये foolish pride है, ये जो चीजें तुम सोच रहे हो अपने बारे में, ब्रिंगिंग हिम बैक टू रियलिटी। तो वो कहीं एक पेडेस्टल पर खुद को चढ़ा रहे थे, बट जैसे स्नेक देखा कि रियलाइज्ड कि भैया आई एम नथिंग बट जस्ट मॉर्टल बीइंग, कुछ नहीं हूं मैं, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, अपनी जान बचाना इज प्रायोरिटी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इतने बड़े बड़े सपने जो वो देख रहा था वो सब एकदम खत्म हो गए, उसको उसकी रियलिटी याद दिला दी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर्स विजिट डिसअपॉइंट मार्जी? अपने इस चैप्टर में काउंटी इंस्पेक्टर को मत भूलना। काउंटी इंस्पेक्टर का आना मार्जी को शुरू में तो खुशी दिया, आई मीन शी वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन उसकी जो ये हैप्पीनेस थी ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो गई। वाई? बिकॉज पहले जब टॉमी के घर पर काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, सो ही टुक द मैकेनिकल टीचर फॉर अराउंड अ मंथ, सो मार्जी वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ही देर में काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया था। So she was disappointed. So Margie was disappointed by the county inspector's visit because she hoped he would take away the mechanical teacher. उसे लगा था कि भैया ले जाना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अब टाइम लगेगा, एंड कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट शी विल गेट एन एस्केप फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर एंड इट्स क्लासेस और मे बी फ्रॉम हर टेस्ट्स। लेकिन हुआ क्या? He only repaired it by slowing down its geography lessons. उन्होंने क्या किया कि geography lessons को थोड़ा सा उसके age appropriate बना दिया। And Margie disliked her teacher. हमें पता है कि mechanical teacher से तो सख्त नफरत थी Margie को। So she felt unhappy when it was fixed and continued teaching her. So she was unhappy कि भैया अभी ठीक हो गया और ये अब मुझे वापस पढ़ाना शुरू कर देगा। So these were the most important questions. Grammar के लिए मैंने आपको बता दिया है। For reading section, अगर अपकमिंग डेज में आपके एग्जाम है, लेट्स से अभी आपके पास मान के चलो कि यू हैव अराउंड अ वीक, तो आप बस इतना कर लो कि 1 या 2 सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व कर लो और खुद को थोड़ा सा टाइम बाउंड कर लो कि 25 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 20 to 25 मिनट्स में एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व 1 रीडिंग पैसेज। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि आप हर दिन एक एक पैसेज करो बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स टू डू, लेकिन फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छा मौका है, आप अभी से शुरू कर सकते हो योर प्रैक्टिस। रीडिंग सेक्शन के लिए स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। हमेशा पैसेज से पहले क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, इससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे एग्जैक्टली हमें अपने किन पॉइंट्स, किन कीवर्ड्स को थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, किस पर टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करना है। तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, आप फिर पैसेज पढ़ोगे, ठीक है। और कई बार क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते एलिमिनेशन मेथड से भी हमें अपने सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प मिल जाती है। सो यू विल डू द सेम। और अगर हम आए राइटिंग सेक्शन पर, तो राइटिंग सेक्शन में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है वो है आपकी डायरी एंट्री और है स्टोरी राइटिंग। डायरी एंट्री के लिए आपको एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगी कि डायरी एंट्री में जब आप काम कर रहे हो तो यू विल हैव टू गिव सम पर्सनल थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस देयर। तो आपको वो फॉर्मेलिटी वाला टच नहीं रखना है। डायरी एंट्री एक बहुत ही पर्सनल राइटअप है, उसको लेकर यू शुड नॉट बी वरिड। इस पीपीटी में टेलीग्राम पर जब आप जाओगे तो यू विल गेट सम क्वेश्चंस एंड सैंपल्स ऑफ डायरी राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग। तो अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, कोई ऐसा बहुत ही रिजिड फॉर्मेट नहीं होता है स्टोरी राइटिंग का, डायरी राइटिंग का भी हर स्कूल में टीचर अलग अलग तरह से फॉर्मेट बताते हैं। तो आपको मैं कुछ सैंपल्स दूंगी, हो सकता है उनका फॉर्मेट आपके स्कूल के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट हो,
तो आपको जैसा बताया जा रहा है आप स्ट्रिक्टली उसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, लेकिन आपको स्लाइड्स में जो सैंपल मिलेंगे उनसे एक आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रिपेयर आर डायरी राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग। तो आप अगर एक नज़र भी उन पर मारते हो तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इस तरह से आपको अपना पूरा जो पेपर है वो प्रिपेयर करना है, और अगर आपका पेपर आज या कल में है सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। सो रिवाइज एंड गेट इट फ्रॉम देयर। साथ में आपको डायरी एंट्री एंड स्टोरी टेलिंग को लेकर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी अटैच्ड मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और कॉन्सेप्ट, कोई और चैप्टर, कोई और ग्रामर का टॉपिक या कोई और राइटिंग सेक्शन का टॉपिक आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन प्लान समथिंग रिलेटेड टू इट। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।